नमस्कार। आज हम अपना टॉपिक व्यंजन करेंगे। आज हम क्या करेंगे? व्यंजन। हमने अपना टॉपिक वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, हमने स्वर कर लिया था। स्वर के तीनों भेद हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन होते क्या हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। वे वर्ण जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा दो तरह से है कि जो किसी न किसी के सहायता से बोले जाते हैं, सहारे से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है ये क्या है? ये बेसहारा है। इन्हें सहारा कौन देता है बोलने के लिए? उच्चरित होने के लिए इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, और वो सहारा इनको देते हैं स्वर। ठीक है। स्वर अपनी जो मात्राएं हैं इनको देकर वो सहारे के लायक बनाते हैं। इसमें सिर्फ जो ए है उसकी मात्रा नहीं होती है, ए स्वर की। बाकी सभी स्वरों की क्या है? मात्राएं होती हैं। किसी की ई की, ऊ की, ए की, लेकिन ए जो है वो बिना मात्रा का स्वर होता है। लेकिन ए हर व्यंजन के अंदर है। अब है व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आप लोग क्या पढ़ते हो? व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बताइए सारे। आपको पता है व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या हम लोग कितनी मानते हैं? 33 मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि व्यंजनों की संख्या 33 के साथ साथ एक और वर्गीकरण भी है इसकी संख्या का? देखिए, जैसे हम करते हैं स्वर, हम कुल स्वर करते हैं तो हम कहते हैं कितने? 13 स्वर हैं। लेकिन जब हम हिंदी वर्णमाला के स्वर करते हैं तो हम कितने कहते हैं? हम 11 कहते हैं। मूल स्वर हम 4 मानते हैं। ऐसे ही जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। लेकिन ये किसके अनुसार है? ये हमारी परंपरा के अनुसार है। परंपरा के अनुसार, यानी कि जो हम अपनी संस्कृति भाषा है, वैदिक ज्ञान है, उसके अनुसार हम जो मान के चलते हैं ये वो चीज़ है। लेकिन हम जो लॉजिक की भाषा करते हैं, जो हमने अब धीरे धीरे कुछ वर्णों को क्या है हमने और उनको जोड़ के अलग से बना लिया है। तो अब जो हम व्यंजन की संख्या करते हैं वो कितनी करते हैं? 39। तो व्यंजनों की संख्या भी दो तरीके से आ रही है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे सीधा बोला जाए कि परंपरा के अनुसार, वैसे तो कहीं भी परंपरा के अनुसार लिखा नहीं मिलता, आपको सीधा मिलता है व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप लोग 33 लिखते हो। लेकिन कुछ किताबों में ये भी है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितने हैं? 39 है। और वैसे हमारे व्यंजन कितने हैं परंपरा के अनुसार? वो 33 हैं। अब 33 हमें पता है सभी को। कैसे मैं तक कितने होते हैं? 25। ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं अंतस्थ, कितने होते हैं? 4। फिर हमारे आते हैं ऊष्म, कितने हैं? 4 हैं, सभी को पता है। फिर हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन, कितने हैं? 4 हैं। फिर हमारे आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण हमारे कितने हैं? पता है, आपने पढ़ रखे हैं। द्विगुण हमारे 2 हैं। अब इनको आप टोटल करिए, बताइए टोटल करके कितने हो गए? कितने हो गए ये? ठीक है, करिए इनको। ये हमारे हो गए 39। हो गए? कितने हो गए? 39। अब इसमें से हमने
क्या पढ़ा हुआ है। द्विगुण वाले हम क्या है नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, आपकी किताबों में बहुत कम मिलता है। अब इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी इनको क्यों कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ये कैसे निकलते हैं, मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलते हैं, चाहे वो मुंह के ऊपरी भाग को स्पर्श करे, नीचे करे, दांत को करे, जीभ को, कहीं भी स्पर्श करके जो व्यंजन निकलते हैं वो कैसे मैं तक हैं। 25 व्यंजन हैं जिन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। 4 हमारे अंतस्थ हैं, कौन से हैं, य, र, ल, व। 4 हमारे ऊष्म है, श, श, श और है। संयुक्त व्यंजन है हमारे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। यहाँ तक आपने किए हुए हैं। 25 स्पर्शी व्यंजन भी आपको आते हैं, क, ख, ग, घ, अभी हम करवाएंगे आपको। ये 4 हमारे अंतस्थ हो गए, ये वाले 4 हमारे ऊष्म हो गए, ये वाले 4 हमारे संयुक्त हो गए। संयुक्त यानी कि ये 2 के संयोग से बने हुए हैं, संयुक्त व्यंजन है इसमें। अब 2 हमारे हैं, वो कौन से हैं, द्विगुण वाले, एक आपका ड और एक आपका ढ। ये 2 आपके कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन हैं। फिर से देखिए कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना, वो वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अब परंपरा के अनुसार हम 33 मानते हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृत की बुक में भी पढ़ते हैं, शुरू से हमारे वेद हैं उनमें भी हमने इनका ही वर्णन किया हुआ है, इन्हीं के सहारे पर हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं। लेकिन अब क्या है, हम इनमें कुछ ना कुछ और हमने जोड़ दिए हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो अब व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, 39 मानी जाती है। लेकिन वो तरीका है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितने हैं, परंपरा के अनुसार कितने हैं। उसके बाद हम कै वर्ग से मैं तक मानते हैं 25 स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ में हमारे 4 आते हैं, ऊष्म में हमारे 4 आते हैं। कौन कौन से आपको पता लग गया, यहाँ लिखा हुआ है। संयुक्त है 4 हैं। उसके बाद द्विगुण व्यंजन हैं, वो भी आपके सामने हैं। अब हम लोग करेंगे कि हमारे जो कै से मैं तक है वो कौन से हैं। हमने लिख तो दिए यहाँ पे कि भाई कै से मैं तक हमारे व्यंजन है, लेकिन कौन से हैं। अब पहले देखिए आप, कै वर्ग, ठीक है, कै वर्ग, इसमें हमारे आते हैं कै, ख, ग, घ, अड़। अब आप एक बात ध्यान रखिए, मैंने इनके नीचे हलंत क्यों लगाया है। हलंत जो ये डंडा लगा हुआ है इन्हें हलंत कहते हैं। ये मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये व्यंजन है। ठीक है, इनके अंदर से मैंने स्वर को निकाल दिया है, बाहर रख दिया है। अगर इनके अंदर स्वर होता, स्वर यानी कि इन सब में ए होता, क्योंकि इनकी मात्रा नहीं लगाई है तो इसके अंदर ए है। ठीक है, ए इनके अंदर होता तो इसे हम लिखते सीधा कै, ख, बगैर हलंत के। लेकिन हम आपको वर्गीकरण बता रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या है, आपका जो स्वर है वो बाहर निकाल दिया है। तो बाहर निकालने का मतलब है ये अधूरे हैं, और अगर आप इनको बोल के देखेंगे तो बगैर स्वर की सहायता से ये बोले भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है च वर्ग। च में कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद हमारा आता है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद तै वर्ग। तै, थ, द, ध, न। उसके बाद पै वर्ग। पै, फै, बै, भै, मै।
आपने ध्यान दिया हो तो कै से शुरुआत की थी, मैं तक हमने ख़त्म कर दिए और यही हमने ऊपर लिखा हुआ है कि कै से मैं तक हमारे कितने होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, हमने कर लिए। अब इन सब में हमने हलंत लगाया है, आपको पता है, क्योंकि ये अधूरे हैं, इनमें से हमने स्वर को बाहर कर दिया है। अब इनको याद करने का तरीका देखो आप। ये जो कै वर्ग है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ये हमारा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इसको बोल सकते हैं प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। ये जो हमारे प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। आपकी जो बुक्स है उनमें लिखा हुआ है, एग्जाम टाइम में आपसे पूछा भी जाता है कि पंचमाक्षर लिखिए। अब आप सोचेंगे हमने ये नाम कभी पढ़ा ही नहीं, पंचमाक्षर होता क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो आपका पंचमाक्षर है। अब आप देखिए इधर से भी हमारा वर्ग बना हुआ है, इधर से भी हमारा वर्ग बना हुआ है, तो व्यंजन जो है इसका दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, तो आप लिखोगे कैसे मैं तक 25 वर्गीय व्यंजन है, क्योंकि आप चाहे ऐसे इनको डिवाइड कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, दोनों ही तरीके से ये वर्ग दिखा रहे हैं। अगर ऐसे करते हैं तो ये कै वर्ग में है, यूं आप दिखाते हैं तो कै, चै, टै, तै, पै, ये एक वर्ग है। तो दोनों ही तरीके से ये वर्ग में डिवाइड है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन की श्रेणी में भी रखा जाता है, इसका दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आपने ये किया। अब आप देखिए जो कै वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आपने सबने किए हुए हैं। अगर किसी को ध्यान हो कि आप मुझे बताइए, हम उच्चारण करते हैं तो पहले यहाँ से निकलती है आवाज़, कंठ से, फिर तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर होठ से। तो इसको हम बोलते हैं, अभी आप इस वर्ग को भूल जाइए, आप सिर्फ कै वर्ग को रखिए, पंचमाक्षर को भूल जाइए। जो कै वर्ग है इचुईशानाम कंठ है, ये संस्कृत का है लेकिन याद करने की ट्रिक के हिसाब से याद किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कै वर्ग है ये कंठ से होता है। अकु विसर्जनिया नाम कंठा, इचुईशा नाम तालु। जो चै वर्ग है उसका उच्चारण स्थान होता है तालु। जो कै वर्ग है उसका क्या है, कंठ है। चै वर्ग है उसका क्या है, तालु है। अब टै वर्ग है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ये आपको सीक्वेंस में करने हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, उसके बाद दंत। ठीक है, इसको दंत भी बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे इनका दो का जोड़ा आएगा वहाँ पे हम दंतोष्ट भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका पै वर्ग, इसको हम बोलते हैं ओष्ठ। होठ होता है हमारा, होठ से उच्चरित होते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं ओष्ठ। ठीक है, तो अब देखिए आप, कंठ से स्टार्ट किया था, कंठ, उसके बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर होठ, इन पे आए हैं। तो ये इनके उच्चारण स्थान हैं वर्गों के। और ये पंचमाक्षर है, इसको हमने किस में माना है, स्पर्शी व्यंजन में इसको किसको माना हमने, पंचमाक्षर में माना है। इनका जब हम आगे करेंगे तो आपको बताऊंगी कि ये डॉट के रूप में यूज होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, देखिए, इस वर्ग का अगर किसी भी शब्द के बीच में ये वर्ण आता है तो वो वहाँ पे डॉट में जाएगा। ये सभी अपने अपने वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए आप, जैसे कि एक वर्ड लीजिए संबंध। ठीक है, अब आपको ये पता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि हमने इस डॉट को मैं और इसको न क्यों माना है, क्योंकि पंचमाक्षर है। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया और उसके बाद इसी का ही हमने लेना है। ठीक है, लेकिन ये इस वर्ग का ना होके इस वर्ग का है, दिखाई दे रहा आपको,
तो कहीं कहीं पे हमें क्या है, इनको याद करना पड़ेगा। हमारी जो हिंदी वर्णमाला को बोलने की जो वर्तनी है वो सुधारनी होगी। हमें पता होगा कि किस वर्ग में कौन सा वर्ण आ रहा है, उसके अनुसार ही हम इनको बना पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इनमें से ज़्यादातर वर्ड्स में ऐसा होता है कि वो अपने ही वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ जो मैंने अभी आपको दिखाया एक इसका अपवाद, इन शब्दों में क्या है, हमें ध्यान रखना है कि बोलते समय वो वर्ड्स कैसे आता है, तो उसी अनुसार हमें उसको लिखना है। तो आपने आज यहाँ तक की क्लास की है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इनका आगे का बताऊँगी कि कंठ में किस तरह से है, तालु में क्यों है, और इनके जो जोड़े बन रहे हैं, मैंने आपको बताया कि दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ का जोड़ा बन रहा है, वो वर्ण कौन से हैं, ठीक है, वो मैं आपको अब आगे की क्लास में बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।